should interact with the aspirants. Students who have cleared their 12th, as now we can congratulate all of you that all of you have cleared 12th. What will be your grade or percentage, whatever may be decided by the authorities, accordingly you may be provided the grade or percentage. But now all of you have cleared your 12th, so next question is that what to next. अब आगे क्या करना है, ये वाली चीज थोड़ी सी अब जल्दी हो गई है। नहीं तो हम भी यही सोच रहे थे कि अगस्त तक स्टूडेंट हमारे यहाँ आएंगे, पर अभी जो रिसेंटली 2 दिन में डेवलपमेंट हुआ है डिसीजंस का, उससे ये वाली चीज आ गई है। तो अब हमें ये लगा कि जो स्कूल के 12th के बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं ग्रेजुएशन के या कॉलेज एजुकेशन जो भी करना चाहते हैं आप, तो हम उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट हों। हमने ये कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में हम अप्रोच करके बच्चों को थोड़ा सा इकट्ठा कर पाएं और एक प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्ट कर पाएं। बेसिकली ये एक इंटरेक्शन सेशन ही होगा, कुछ चीजें आपको एक्सपर्ट बताएंगे, उसके बाद में जो भी आपको क्वेरी हो। कनोडिया कॉलेज जैसे आप लोग सभी जानते हैं, जयपुर का एक बहुत प्रोमिनेंट और बहुत पुराना कॉलेज है। 56 ईयर ओल्ड कॉलेज इज दिस। और इस कॉलेज के अंदर लगभग हर विषय के ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं और लगभग हर ही विषय के पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस भी चलती है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। एंड we are running few professional courses also like BBA, BCA, BSc Biotechnology, BSc Home Science. All these professional courses are very much in demand. As we know, अभी आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत सुना होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी हुई है, रिफॉर्म्स हुए हैं एजुकेशन में, प्राइमरी लेवल, हायर एजुकेशन सब में। उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी स्किल एजुकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो आज जो हम बात करेंगे, जो टीचर्स आपसे बात करेंगी, वो बात करेंगी बीएससी होम साइंस की, कि किस तरीके से आप, ये नहीं है कि बीएससी अगर कोई साइंस मैथ्स का स्टूडेंट है, साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो या तो वो बीएससी पीसीएम में करेगा या वो बीएससी बायोलॉजी में करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ब्रांचेस खुल गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और एवेन्यूज भी खुल जाएंगे। बट एट प्रेजेंट जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, उसमें एक कोर्स बीएससी होम साइंस भी है। होम साइंस विषय सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई इसमें हम घर में अच्छा सा मैनेज करने के लिए ही हम होम साइंस लें तो हम फ्यूचर में अपना घर अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। होम साइंस बहुत साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं विषय के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि एक्सपर्ट है, आपके पास 2 मैडम हैं, वो आपको बहुत ज्यादा बताएंगी। मैं तो सिर्फ आपको यही कहना चाह रही हूँ कि जितने भी लोग आप जुड़े हैं, इस कन्वर्सेशन को अच्छे से सुने और इसमें पार्टिसिपेट करें। ये बिल्कुल इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है। आपको जो भी मन के अंदर कुछ दुविधा है, कोई और कोर्स से भी अगर रिलेटेड दुविधा है, तो मुझे लगता है जो दोनों फैकल्टीज आपसे इंटरेक्ट करेंगे वो बहुत कॉम्पिटेंट है, उनको बहुत नॉलेज है, तो वो आपको उसकी भी कुछ आपको सवाल का जवाब दे सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने ज्वाइन किया, जो कि बहुत एक्साइटेड हैं, स्कूल के बाद कॉलेज एजुकेशन की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। हम हमेशा सपने देखते रहते हैं, कॉलेज में आएंगे ये करेंगे वो करेंगे। तो कॉलेज के लिए सबसे ज्यादा बेहतर ये है कि हम अच्छा कोर्स तय करें। देखिए, स्कूल एजुकेशन के बाद 5 साल आप जितनी मेहनत करते हैं वो तय करेगा कि आपकी जिंदगी के बचे हुए साल कैसे होंगे। तो हमें बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके फिर तय करना चाहिए कि वास्तव में हम क्या करना चाहते हैं। कभी भी प्रेशर में निर्णय मत लीजिए कि मेरी फ्रेंड्स ये कर रही हैं, मेरे पेरेंट्स ये चाह रहे हैं, भाई बहन ये किया है। आपका मन क्या करता है, आप किस में अच्छा कर सकते हैं, आप अपने, हाउ डू यू ड्रीम योरसेल्फ, accordingly you have to take your decision. So I welcome all the students who have joined us, and I congratulate our faculty of home science for conducting this kind of interactive session, and I hope that this session
will be beneficial for both participant and the experts. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable words. And I think before moving towards our fine presentation, uh, a very good evening. I welcome you all to this webinar on awareness for career avenues in home science. Today's webinar is being conducted to create an awareness among the students and their parents regarding the career avenues of home science. So what we mainly see is कि जब 12th क्लास के बाद बच्चा आगे के लिए अपनी तैयारी कर रहा होता है, अपने करियर्स के बारे में सोच रहा होता है, तो ज़्यादातर उनको 3 स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी होती है, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। उसके बाद कुछ सब स्ट्रीम्स अब आने लगे हैं, जैसे लॉ के बारे में, होटल मैनेजमेंट या बायोटेक्नोलॉजी। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें अब आने लगी हैं जिनकी तरफ बच्चे धीरे धीरे जिनके बारे में समझ रहे हैं और उन करियर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल डिग्री कोर्स बीएससी होम साइंस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जब आप इन तीनों चारों तरह के स्ट्रीम्स से हटके कुछ और करना चाहते हैं, कुछ नया, कुछ चुनौती भरा, और जो आपको बहुत आपके जीवन में जो बहुत उपयोगी शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा या एजुकेशन का जो फर्स्ट एम है वो है आपकी लाइफ को बेटर बनाना। तो उसमें जब हम देखते हैं तो इन तीनों ही स्ट्रीम का मिलता हुआ एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल कोर्स है जिसे हम बीएससी होम साइंस के नाम से जानते हैं, और ये 3 ईयर डिग्री कोर्स है। इस कोर्स में जैसे आप नॉर्मली दूसरे सब्जेक्ट्स में देखते हैं 3 साल के डिग्री कोर्सेज में अलग अलग पेपर्स होते हैं, आप 3 कोई विषय चुनते हैं। यहाँ आपको 5 विषयों से संबंधित देयर आर 5 सब्जेक्ट्स जिनसे रिलेटेड आपको अलग अलग पेपर्स पढ़ने होते हैं। जो पहला कोर एरिया है होम साइंस का वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, दूसरा कोर एरिया है अपैरल साइंस, तीसरा कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, चौथा रिसोर्स मैनेजमेंट और पांचवा ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सारे ही जो एरियाज़ हैं ये आगे चल के अपने आप में बहुत तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं, और हम आगे इन्हीं अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिटेल में समझेंगे। ज़्यादातर होम साइंस को लेके ये राय है कि इसमें केवल घर से संबंधित काम जैसे खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो कि अपने आप में कोई ख़राब चीज़ें नहीं हैं, वो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर उनकी तरफ रुझान कम है क्योंकि लोग बच्चों को इसकी तरफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखाई देती हैं। तो हम किस तरह के विषय पढ़ते हैं यहाँ पे? फूड एंड न्यूट्रिशन जो कोर एरिया है उसमें अलग अलग तरह के पेपर्स होते हैं जो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, इंस्टीट्यूशनल फूड मैनेजमेंट, कुकिंग एंड सर्विंग एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम आगे और विस्तृत जानकारी लेंगे, इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल जो प्रोसेस है रेशे से कपड़े के बनने का प्रोसेस, उस पूरे प्रक्रिया को जो अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स हैं, जो नेचुरल फैब्रिक्स हैं जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, उसके अलावा जो आर्टिफिशियल फैब्रिक्स हैं, उन सब के बारे में कि कैसे वो कपड़ा तैयार होता है, उसकी पहचान कैसे होती है, कि उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं खास। जैसे हम नॉर्मल में कई चीज़ें कहते हैं कि गर्मी के वक्त में कॉटन या लिनन जैसे कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो पानी सोखने की क्षमता रखते हैं, तो इनके कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स होते हैं। फिर क्वालिटी चेक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यार्न काउंट आता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है, अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जिसमें इसकी क्वालिटी को देखा जाता है। अलग अलग तरह के दाग धब्बे कैसे निकाले जाएं, जो कि एक्चुअली एक कमर्शियल लॉन्ड्री के तौर पे भी आपको हेल्प कर सकता है और घर में तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ही। लॉन्ड्री टेक्निक्स, गारमेंट प्रोडक्शन, कटाई, सिलाई, कपड़े की कोई ड्रेस को किस तरह मेजरमेंट लिया जाता है, कपड़े पे कैसे काटा जाता है, कैसे सिला जाता है, ड्रेस की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है जो कि फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड फील्ड है। अलग अलग तरीके की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज, मशीन एम्ब्रॉयडरीज, डाइंग, प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का हिस्सा हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में बच्चे के जन्म से लेके और उसके मृत्यु तक जो भी विकास की अलग अलग चरण हैं, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, हम हर स्टेज पे व्यक्ति से या किसी बच्चे से
कुछ उम्मीद रखते हैं कि इतनी एज है तो इस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए। अगर 6 महीने का बच्चा है तो कम से कम घुटनों बल चलने की कोशिश तो करेगा, उसमें वो साउंड्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो उसकी कुछ एक्टिविटीज़ दिखनी चाहिए जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट को शो करती हैं। अगर बच्चा पूरे दिन डिसइंटरेस्टेड सा लेटा रहेगा तो आपको लगेगा कि बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे ही जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम अपनी एज के हिसाब से हमें ग्रोथ और मैच्योरिटी दिखाना होता है। अगर उसमें कहीं भी हम माइलस्टोन में पीछे हैं तो उसके क्या कारण हैं, क्या जेनेटिक फैक्टर्स हैं, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो मिलकर के किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को बनाती हैं। ये सारी कॉम्प्लेक्स जो थ्योरीज़ हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है। एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक अलग तरीके का अप्लाइड फील्ड है जिसमें कि आपको जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सही तरीके से सही कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। जो टीचिंग एड्स हैं, जैसे अगर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी चल रहा है, सो ये एक टीचिंग एड है। मैं आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए एक माध्यम का सहारा ले रही हूँ जिससे कि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें। ऐसे ही चार्ट्स हैं, पोस्टर्स हैं, पॉडकास्ट हैं, स्मॉल वीडियोस हैं, लीफलेट्स हैं, ब्रोशर्स हैं, प्रिंट मीडिया है, बहुत सारे ऐसे आईसी मटेरियल हैं, टूल्स हैं। आजकल तो हम देखते हैं, अब हम अगर मोबाइल किसी को कॉल भी करते हैं तो हमें पहले एक मैसेज सुनाई देता है कि हमें कोविड-19 के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ रीएनफोर्समेंट, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। बार बार लोगों को वही बात बताई जाए जब तक वो उनके मन में न बैठ जाए और उनके व्यवहार में बदलाव नहीं लेकर आ जाए। ये जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, ये एक्सटेंशन एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सारे जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लिए, जैसे हम बात करते हैं गर्ल चाइल्ड की फीटिसाइड की या गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की, तो ये गवर्नमेंट चीज़ों को बार बार लोगों को प्रोग्राम्स के ज़रिए बताना चाह रही है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके लिए उनको ऐसे मैसेजेस चाहिए जो आसानी से लोगों के दिमाग में बैठ सकें और बार बार कहे जाने पर वो उनके व्यवहार में बदलाव ला सकें। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। उसके अलावा प्रोग्राम प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन, इतने बड़े कार्यक्रम चलते हैं किसी एक जगह को हम कई बार आप देखते होंगे कि कॉलेजेस और स्कूल्स या और भी संस्थाएं किसी एक गांव को, किसी एक एरिया को अडॉप्ट कर लेती हैं। फिर वहाँ किन चीज़ों की समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। फिर वो प्रोग्राम सही चल रहे हैं या नहीं, उसकी मॉनिटरिंग, उसका ऊपर उसका निरीक्षण होता रहना ज़रूरी है। और फिर उसका मूल्यांकन कि जो करने के लिए गए थे वो काम हुआ भी कि नहीं हुआ। ये सब स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं जो एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में आगे अगर आप अपना फील्ड बनाते हैं तो आप उसको सीखेंगे और ये आपके इस तरह के प्रोग्राम्स में बहुत काम आती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात होती है। स्टार्टअप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है क्योंकि जॉब्स का क्राइसिस है। सो हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पेपर इन इटसेल्फ इन एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। एनजीओज या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह से उनकी पॉलिसी प्लानिंग होती है, किस तरीके से वो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का पार्ट है जो कि डेवलपमेंटल स्टडीज़ का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्सा है और इसके बहुत अप्लाइड रोल्स हैं फील्ड में, डायरेक्टली जॉब एवेन्यूज़ हैं फील्ड में। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट या रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, आप मैनेजमेंट जो MBA करते हैं या इस तरीके के जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं उनमें भी आप देखेंगे कि रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके 3 प्राइम रिसोर्सेज हैं, टाइम, एनर्जी एंड मनी। हाउ टू बैलेंस आउट बिटवीन द 3। Then how is the institution of family and marriage working in an civilized society to understand the concept, why family came into existence, why marriage institution came into existence, what kind of families and marriages are there, and how they affect the social structure. Housing, if you are planning to buy a house or get a house constructed, what are the important things you have to keep in mind? क्या वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप किस तरह का पत्थर लगा रहे हैं, आप किस तरह का कलर सिलेक्शन कर रहे हैं, आप किस तरह के मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, उसका क्वालिटी चेक कैसे होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आजकल बहुत ज़्यादा मार्बल फ्लोर पे लगाने का बीच में बहुत ज़्यादा चलन आया था, बट ग्रेजुअली इट केम टू बी नोन कि मार्बल जो है इट एमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए इट बिकम्स प्रॉब्लम अगर उनके घर पे मार्बल का फर्श है, और ख़ास तौर पे सर्दियों के दिनों में वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो इस तरीके की जो बेस इंफॉर्मेशन है आपके हाउसिंग से रिलेटेड, किस तरह के विंडोज़ ट्रीटमेंट्स होते हैं, किस तरीके की फ्लोरिंग्स हो सकती हैं, आजकल क्या नया मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, वो सारी चीज़ें आपको फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में पता चलती हैं। हाउसिंग से ही रिलेटेड है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। वंस यू आर कंस्ट्रक्टिंग हाउस तो आप उसका इंटीरियर भी प्लान करते हैं। सो द काइंड ऑफ फर्नीचर, द काइंड ऑफ कलर स्कीम, द काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट टू गेट इनटू योर हाउस डन, जो कि अलग से भी लोग कोर्स करते हैं। So in this one course you are getting the complete information of interior designing, housing, resource management, event management, ergonomics, waste management, floor decoration, table setting, rangoli, mandna, cleaning of different surfaces, which are all applicable in household levels and in commercial settings also. Ergonomics again is a very upcoming field. Mainly the careers are found in areas where there are big corporate houses and quite a lot of industries, because it is basically to design a workspace to take out maximum productivity of a person. Because bad posture can affect your health badly. अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, अगर हम कभी ऐसा होता है कि गलत करवट सो भी गए तो आपको पूरा रात गर्दन में, दिन में, अगले दिन प्रॉब्लम रह सकती है। तो अर्गोनॉमिक्स इज करेक्टिव बॉडी पोस्चर। उसके लिए वर्क स्पेस के डिज़ाइन, जैसे हमारी टेबल की एक सर्टेन हाइट होती है, एक आदमी को काम करने के लिए कितना वर्क एरिया चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सो इट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब line or a career avenue which you can look forward to. So now when we discuss subject wise job avenues, then we come to food and nutrition. So food and nutrition has many options available. The first one which I am going to talk to you is about public health nutrition. Now public health, as the word says, mean जब हम मासेस की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, कि जब हम बात करते हैं कि गाँवों में बच्चे बहुत ही गंभीर रूप से कुपोषित हैं, जब हम बात करते हैं कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो एनेमिक हैं बहुत ज़्यादा, तो और उनको जानकारी नहीं है कि उनको इस चीज़ को ठीक करने के लिए, अपनी सेहत को सुधारने के लिए, अपनी ज़िंदगी, जिसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको बेटर करने के लिए उनको क्या तरीके अपनाने चाहिए। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट का काम है कि वो इन चीज़ों से रिलेटेड मॉड्यूल्स, प्रोग्राम्स तैयार करके अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, गाँव में जाके लोगों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि उनके आसपास की मौजूद चीज़ों से ही वो कैसे अपनी जो स्वास्थ्य का स्तर है उसको सुधार सकते हैं। सो इट इज़ अ हाईली पेड जॉब ऑप्शन, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एंड यू हैव टू बी रियली वर्किंग वेरी हार्ड टू, बिकॉज आपको महीने में हो सकता है, जैसे जैसे आप सीनियर लेवल्स की ओर बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको महीने में 20 से 25 दिन भी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। बट विद बिग players like UNICEF, World Health Organization, UNDP and the local NGOs, if you are working, there are some very good remunerative positions in this field. क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आर हॉस्पिटल डाइटिशियंस, जिनको आप अब काफ़ी कॉमनली देखने लगे हैं हॉस्पिटल्स में. सो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MSc दे हैव टू गेट अ 6 month ट्रेनिंग इन एनी RD board, registered dietitian board approved hospital, and they have to take write an RD exam, get qualified. So when you are going abroad, suppose, so they always ask you for your qualifying exam from your Indian authorities. So however, the government still has not formulated any crisp policy on this, but Indian Dietetic Association takes this exam, and this is acknowledged in abroad also, in other countries also. So that is one thing. Then food safety and quality auditor. फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑडिटर्स जो होते हैं वो FSSAI के साथ यूजुअली काम करते हैं, और FSSAI साल में एक बार
एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है फूड एनालिस्ट के लिए, जिसमें एमएससी फूड्स एंड न्यूट्रिशन वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. सो आफ्टर क्वालिफाइंग दैट एग्ज़ाम यू आर एलिजिबल टू बिकम अ फूड सेफ्टी ऑफिसर विद द गवर्नमेंट. एंड क्वालिटी ऑडिटर्स, गवर्नमेंट के अपने ऑडिटर्स होते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ या होटल चेन्स हैं या इस तरह के जो फूड सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जा कर के एंड दे डू रैंडम चेक्स फॉर द फूड सेफ्टी. और उसके अलावा आप इंडिविजुअल लेवल पे भी सॉरी क्वालिटी ऑडिटर का काम कर सकते हैं. दीज पीपल बेसिकली हेल्प द private organizations to get themselves ISO certified, have quality certifications. So this is one very good field apart from public health nutrition and clinical nutrition. Then sports nutritionist and fitness expert. So sports nutrition again is a very recent and upcoming field, and in India there are two nutritionists who have been acknowledged by the International Olympics Committee. And फिटनेस एक्सपर्ट्स मीन इन जनरल, जैसे आप जिम जाते हैं, सो देयर इफ देयर इज़ अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट, शी वुड बी एबल टू काउंसिल यू बेटर दैट विद व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज आपको किस तरह का अपना न्यूट्रिशन के लिए किस तरीके का आपका मील्स होने चाहिए. सो इन जनरल वेट मैनेजमेंट की भी बात कर सकते हैं इसमें. सो विच इज़ इन इट सेल्फ अ वेरी इन डिमांड थिंग, क्योंकि लोग वेट को लेके बहुत कॉन्शियस हैं और वेट मैनेजमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा क्वेरीज मिलेंगी, आप किसी भी फील्ड में काम करें इनमें से. बट अगर आप न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल टॉक टू यू अबाउट वेट रिडक्शन. Institutional food service management basically works in areas like mess, hostel messes, and hospital dietetic kitchens, where they have to keep in track about the cookery also, like कि क्वांटिटी कुकरी बहुत ज़्यादा बल्क में खाना बनेगा, बट ऑल्सो द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट. In hospitals especially, if you are from MSc nutrition background and you are managing a dietetic kitchen, you would be able to give customized diets to patients according to their health problem. Food product development, big corporate houses like Marico Industries, Nestle, Cadbury are some of them. They have proprietary food products. Now the industries which have this public health or public welfare in mind, they try to keep people from nutrition background to develop new proprietary foods so that they can also keep a track on the nutritional aspect rather than the taste and appearance. So these are few of the options which are available. There are others, but to name a few, you can be into totally into research with institutes like National Institute of Nutrition, ICMR, and there are others also, academicians at school level, at college level, entrepreneurs, bloggers, article writers, food photographers. Academicians, I would say, आप स्कूल टीचिंग में जा सकते हैं, आप कॉलेज टीचिंग में जा सकते हैं. स्कूल टीचिंग के अंदर हमेशा अभी राजस्थान के अंदर जो रिसेंट तक रहा है उसमें ये है कि अगर आप एमएससी होम साइंस हैं, देन यू डोंट नीड बीएड टू गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब. और अगर आपने बीएससी होम साइंस किया है और किसी और फील्ड में आपने अपना पीजी कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, सो यू आर एलिजिबल फॉर बोथ जॉब्स. You can apply for the home science person also, and you can go for the other job also. So time to time these rules may change, but the up to my latest knowledge I have regarding this was the situation. And in RAS exams also, home science was one of the subjects. But kindly check before you go about it. What if there are any recent changes? Please get updated. Most recently, the Lok Sabha and Rajya Sabha have passed this National Commission for Allied and Healthcare Professional bills, because we have seen it in a trend that nutrition and dietetics advice is being given by anybody who may or may not be having a certificate, diploma. They may be from any stream, but food is something which everyone talks about. So but to give a clinical advice, to give a expert advice on something should not be taken into consideration by such people. So now there is going to be a academic there have to be a council formed, like there is Medical Council of India. Similarly, they will also make a council for these allied and healthcare professions, in which they have
taken dietetics and nutrition also. These positions will be considered. There would be a set of qualifications, rules and regulations. Accordingly, the people can give employment on these positions. So now it is going to be more regulated. When we talk about clothing and textiles, because you are understanding and studying the scientific aspect of clothing structure, why wool absorbs water and it becomes heavy, and the fabric becomes a little weak and it can break easily, or why cotton does not become that heavy after absorbing water. There are so many aspects to it, and how these things can be used for your daily routine. We don't have a plastic bed sheet ever, and we don't have any artificial synthetic fabric on our bed sheets, especially in summers, because it cannot absorb moisture. So to understand the usage of the type of fiber, कौन सा तरह का फैब्रिक कहाँ इस्तेमाल होगा, प्लस अगर आप इसकी आर्ट्स एस्पेक्ट की बात करते हैं जो जिसमें थोड़ी क्रिएटिविटी ज़्यादा लगती है, सो डिज़ाइनिंग, हाउ टू डिज़ाइन अ टेक्सटाइल, किस तरह का कलर, किस तरह का प्रिंट. अगर हम फैशन डिज़ाइन की बात करें तो उसका जो गारमेंट का डिज़ाइन है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी स्टिचिंग है, उसकी जो एक ब्यूटी है कि किस कलर का होगा, उस पर क्या चीज़ें लगी होंगी जिससे कि उसकी ब्यूटी और एनहांस हो, ये सब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग इसका आस्पेक्ट है. मर्चेंडाइजिंग में आप देखेंगे बड़े बड़े जो फैशन हाउसेस हैं उनके जो डिज़ाइनर्स के डिज़ाइन हैं टू सेल देम टू कॉर्पोरेट हाउसेस हु आर इनटू बल्क गारमेंट कंस्ट्रक्शन. वो डिज़ाइन परचेज करते हैं, उसको अपनी, आजकल तो मशीन्स ऑटोमेटेड ज़्यादा होने लगी हैं, तो ऑटोमेटेड मशीन्स पे उन डिज़ाइंस को यूज़ करते हैं जिससे कि वो मल्टीपल गारमेंट्स उन डिज़ाइन में बना सकें. सो दिस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ the garment, the fabric, the designs comes under merchandising, and it has multiple utilities into the clothing and fabric industry. क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर विल बी अ पर्सन जो कि ये देखेगा कि फैब्रिक या गारमेंट वो जिस भी तरह के उसमें काम कर रहा है सेटिंग में, अगर वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में है तो कपड़े की जो भी स्ट्रेंथ है, कलर लीक तो नहीं हो रहा है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, और अगर गारमेंट में है तो स्टिचिंग, स्विंग, जिपर्स जो लगे हैं उन सब की क्वालिटी चेक करने का काम क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का पास होता है. And again, the similar kind of fields would be researcher, academician, entrepreneur, blogger, article writer. अब टेक्सटाइल में क्या रिसर्च होती है? टेक्सटाइल में रिसर्च जैसे अभी आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि फाइबर की बॉडीज़ बनने लगी हैं, कार की, मोबाइल की, दैट्स वाई दे आर लाइट वेट. सो फाइबर बॉडीज़ मीन्स दीज आर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्निकल फैब्रिक्स. इसके अलावा जैसे हम पीपीई किट्स की बात करते हैं, सो दे आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ फैब्रिक्स. सो इस तरीके की जो भी इनोवेशंस हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं. एकेडमिशियंस, ऑब्वियसली टीचिंग कैन बी डन ऑलवेज. एंटरप्रेन्योरशिप, ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग आर सम ऑफ द कॉमन एवेन्यूज. देन वी टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट यानी जब बच्चा जन्म लेता है, एक्चुअली डेवलपमेंट का प्रोसेस उससे काफ़ी पहले से शुरू हो जाता है, कंसेप्शन से शुरू हो जाता है, बट जन्म के बाद, बर्थ के बाद से लेकर के अलग अलग फेजेस में उनकी अलग अलग चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत पीक पर होता है, और इस टाइम सही तरीके का एनवायरनमेंट मिलने से उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उनकी सोशल एबिलिटीज़ और उनकी मेंटल एबिलिटीज़ बहुत अच्छे से डेवलप करती हैं. स्टूडेंट काउंसलर्स की तरह वो काम कर सकते हैं. स्कूल्स में काउंसलर्स जो बच्चों के पर्सनल इश्यूज़ जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते उनके बारे में भी बात कर सकते हैं. उनकी करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि उनके क्या स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं. मैरिज काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं. स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन के लिए डेफिनेटली यू हैव टू टेक सम स्पेशलाइज्ड कोर्स ऑल्सो, सम ब्रिज कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज. बट देन if you have an understanding of psychology, if you are from the human development background, you can make a very good special child educator. Then development activity designer, like I have recently seen a post by some NGO. They are planning to create customized activities. जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं जिनकी कोई भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, वो स्पीकिंग हो सकता है, वो हियरिंग हो सकता है, वो ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है, उन बच्चों
के लिए उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, उनके ब्रेन डेवलपमेंट को, उनके सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए उनके लिए बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ प्लान करना चाहते हैं. फॉर दैट दे नीड अ पर्सन इन who has done MSc in Human Development. So the researcher, academician, entrepreneur, blogger, article writer again are the common fields which you can go into. Then extension education and communication. So subject matter specialist. There are Krishi Vigyan Kendra all over India who are working under government, and there are these subject matter specialists in the field of agriculture. Agriculture extension is the term used there. So they are definitely helping in development of new techniques of farming or some other concept or innovation or technique which is related to agriculture, and they have new techniques. नई तकनीकें बनाते हैं, नई ब्रीड्स, नए तरह के बीज जिनमें पैदावार ज़्यादा हो, कम पानी चाहिए हो, और इस तरह की जो भी जिस एरिया की प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए यहाँ पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च की जाती है. और जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है उसका काम है इस रिसर्च में भी हेल्प करना, और इस रिसर्च के जो कंक्लूजन्स हैं, जो फाइनली जो टेक्निक्स हैं, उनको सिंपल लैंग्वेज में फार्मर्स तक या जो स्टेक होल्डर्स हैं मेन उन तक पहुँचाना. और अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है फील्ड लेवल पे काम करने में तो उसका प्रॉब्लम लेकर वापस साइंटिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना एंड देन टू फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर इट. IEC डेवलपर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के जो एड्स होते हैं, लाइक दिस पावर पॉइंट इज अ IEC टूल. चार्ट्स, पोस्टर्स, वीडियोस, ऑडियोज, ब्रॉडकास्ट, पॉडकास्ट, एवरीथिंग इज अ IEC मटेरियल, जहाँ पे हम बार बार मैसेजेस भेजते हैं जिससे कि लोगों के बिहेवियर में चेंज आए और उनको जनरल जो भी चीज़ें हम बताना चाहते हैं उसकी अवेयरनेस हम उनमें बढ़ा सकें. प्रोग्राम एंड कैंपेन प्लानर्स, जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, कोई हेल्थ कैंपेन्स चलते हैं, जैसे आयोडाइज सॉल्ट के ऊपर बहुत काम हुआ, पल्स पोलियो पे बहुत काम हुआ. तो इस तरीके की जो प्लानिंग है कि ये एक प्रोग्राम कैसे चलाया जाए और इससे क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है, कि अगर हम ये प्रोग्राम इस तरह से करेंगे और ये मैसेजेस देंगे सिंपल लैंग्वेज में तो लोग जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे. ये सारा काम, उसको प्लान करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन से जो MSc पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए लोग होते हैं उनके लिए इस तरह के जॉब प्रोफाइल्स खुले हुए हैं. जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मैनेजर्स और उनके एग्जीक्यूटिव्स, बिकॉज दे नो बोथ द साइंस एंड आर्ट्स ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज एक्टिविटीज़. उसके बाद फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं. तो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी हम कह सकते हैं राजस्थान में तो स्पेशली बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड रहा है इतने सालों तक. लेकिन ये इसमें इवेंट मैनेजमेंट, आजकल इवेंट मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज़ और घर में काम करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं हैं. सो एन इवेंट प्लानर और इवेंट मैनेजर, it may be even be a small birthday party, a small kitty party, you can be working on a small level, you can be a wedding planner kind of thing, but event management is a part of family resource management. Financial advisors, because everything related to investing money, budgeting, कम अगर आपका बजट है किसी महीने में तो आपको कैसे उसको मैनेज करना है कि आप चीज़ें अपनी चला सकें, आपके जो प्रायोरिटाइज करना कामों को कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो पहले होंगी, इस सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पे दी जाती है. अर्गोनॉमिक डिज़ाइनर, अगेन जैसे मैंने बताया बॉडी पोस्चर करेक्शन की बात है. सो टू डिज़ाइन अ वर्क स्पेस, टेबल चेयर भी हो सकता है, कुर्सी टेबल की अर्गोनॉमिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, बेड हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है कि आपकी लाइट कितनी ऊपर से आनी चाहिए जिससे कि वो आँखों को नुकसान नहीं हो, या आपकी टेबल की जो प्लेटफॉर्म है वर्किंग उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, या जो कोई मशीन है उसका एक एवरेज आदमी का हाथ कितना ऊपर तक जा सकता है, उसका हैंडल या बटन या जो भी चीज़ है वो अप्रोच में होना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. क्योंकि जब भी हमें स्ट्रेन ज़्यादा डालना पड़ता है तो हम जल्दी थक जाते हैं, देयर इज़ अ स्टेट ऑफ फटीग. सो दैट kind of thing is done by ergonomic designers, and interior designing is actually a very interesting subject for most of us, and we all do some kind of interior designing at our homes.
So we can take it up professionally also, because all the basics of color scheme, how to design, are taught at some of this is taught at the BSc level. And if you go into family resource management, you will get more deep knowledge of these aspects. So the normally what we have heard about home science from everybody is कि कोई आगे नौकरियां नहीं हैं और घर के काम करना सीख लेंगे, या लड़कियां अपना घर चला लेंगी अच्छे से शादी के बाद, टाइम वेस्ट करने जैसा है, या फिर अगर कुछ और नहीं तो 2 सब्जेक्ट हार्ड लिए हैं तो एक इजी सब्जेक्ट ले लो, इससे पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी और स्कोर भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके ऑपोजिट देयर आर एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज, एसेंशियल लाइफ स्किल्स आप सीखते हैं जो आपकी ज़िंदगी भर काम आएंगे, आप नौकरी करें या ना करें, क्योंकि गर्ल्स के पास ये चॉइस कई बार होती भी है कि दे वांट टू वर्क और नॉट। सो ये भी है। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी डेली लाइफ में अप्लाइड हैं, और 5 स्पेशलाइजेशंस में कॉम्प्लेक्स साइंस और इंटीग्रेट आर्ट इंक्लूडेड है। These are the glimpses of our some activities of our students. There is a bakery workshop going on. There is a flower arrangement workshop going on. There is a Rangoli Marna demonstration by the students of the department. There are again these cooking practicals being done. There is a art and craft class, and there is a some of the photographs have the glimpses of our exhibitions in which the students have created very interesting storybooks for small children and models for like a bedroom model, how it could be designed, what should be the color scheme, or a kitchen, or a dining room, drawing room, and there were other aspects also covered in this exhibition. So these are a few glimpses. एंड वॉट यूजुअली जो क्वेश्चन आता है कि सरकारी नौकरियाँ, तो सरकारी नौकरियाँ जिस तरीके की आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक तो है जो टीचिंग लाइन से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग हो सकती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की टीचिंग हो सकती है। यहाँ पे आरपीएससी का एक एडवर्टिजमेंट है जॉब वैकेंसी का। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र की रिक्वायरमेंट है। ये निप्सिड है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करता है, एंड दे हैव ऑल्सो requirement of a director with MSc in human development. Definitely this is a very higher position, but if you start working at on the right time, definitely you are going to reach these heights. Then there is a National Consultant IC Material and Development Project by UNDP. This is again an international UNICEF associated organization. Then there are some others job. There is a job from Sports Authority of India. There is a job from different FSSAI and other such government agencies. So I hope this would have been useful for you. This is our feedback link. This is our faculty at Kanodia College at the Department of Home Science. I am Dr. Richa Chaturvedi, Assistant Professor and Head. I am PhD in Foods and Nutrition, and my other credentials are shown there. Then there is Dr. Rachna Goswami. Her PhD area, her specialization area is Extension Education. And then Ms. Anjali Jalu. She is Assistant Professor, MSc Human Development, and she is presently pursuing her PhD in Human Development. If you feel any query is there, you want to know something more, please feel free to contact on these numbers or email ID. Thank you so much. We are looking forward to hear from you, and thank you for giving us your time. I hope we have been useful to you in guiding you in your choice of subjects. Thank you so much. Have a nice day.